चलिए क्लास 10 वाले बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप चैनल पे आ गए हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, एंड तक देखो। आपको समझ में आएगा कि अगर आपको रिवाइज करना है तो रिवाइज करने के लिए ऐसा नहीं कि सारा का सारा चैप्टर्स आप पहले एनसीईआरटी से या आर शर्मा से अच्छे से रिवाइज कर लोगे और फिर आप पेपर सॉल्व करोगे सीबीएसई का। ये सीबीएसई का पेपर मैंने लिया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो ये जो सीबीएसई का सैंपल है वो स्टैंडर्ड वाला है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड सैंपल है ये। और स्टैंडर्ड सैंपल में एमसीक्यू कितने हैं? 20 एमसीक्यू है। इस 20 एमसीक्यू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और इस 20 में जो लास्ट के दो क्वेश्चन है, देखो आप ध्यान से, 1 से 18 यहाँ पे एमसीक्यू है, ठीक है, 1 से 18 एमसीक्यू है। और लास्ट का जो 19 है और 20 है, ये होता है असर्शन रीजन। तो 19 20 थोड़ा सा आपको संभल के करना होगा सॉल्व, वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। आप कई बार सही आंसर जानने के बाद भी गलत करके आते हो, ठीक है। तो क्या है आपका ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बच्चे मैथमेटिक्स में नॉर्मली डरते हैं कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं है, मेरा फॉर्मूले मुझे याद नहीं है, तो मेरा कैसे रिवाइज होगा। और दूसरा, कई बार आपको सब कुछ आता होता है फिर भी आप एग्जाम में पेपर आपका छूट जाता है। तो पेपर अगर आपका छूट जाता है तो आप देखो इस वीडियो को, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं एमसीक्यू में जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। आपको शॉर्टकट यूज करना है, आपको कई बार गेस करके भी कुछ आंसर आ जाते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस में कर रहा हूँ डिस्कस, 20 क्वेश्चन में करूंगा डिस्कस। एमसीक्यू वाला वीडियो है ये। पर्पस क्या है कि आपका स्पीड थोड़ा बढ़े, और स्पीड तभी बढ़ेगा जब आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे। सिर्फ आप फॉर्मूले याद करोगे तो उससे आपका स्पीड कभी नहीं बढ़ेगा। और सिर्फ फॉर्मूले याद करने से क्या होगा, आपको गलती भी बहुत सारे क्वेश्चंस में होने वाला है, ठीक है। तो फॉर्मूले याद करने पे फोकस नहीं डालना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने पे फोकस डालना है। और प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आपको फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो फॉर्मूले याद करने का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है अगर आप सिर्फ फॉर्मूले याद करते हो, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हो। प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम में जो गलतियां होती वो भी ठीक होगा और फॉर्मूले तो याद हो ही जाएंगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। 20 क्वेश्चंस जो एमसीक्यू है इस पेपर में मैं दिखा देता हूँ। ये एमसीक्यू पेपर ही मैं करूंगा डिस्कस, पूरा पेपर यही वाला, पर इस पूरे पेपर में सिर्फ मैं एमसीक्यू कर रहा हूँ डिस्कस, ठीक है। देख लो आप, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस भी हैं और हो सकता है आपको ज्योमेट्री नहीं आता होगा। तो मैं ज्योमेट्री अगर नहीं आता है तो मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट क्या लगाने वाला हूँ ज्योमेट्री का, ठीक है ना। आपको हो सकता है क्या कहते हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम नहीं पता आपको, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम के जो कॉन्सेप्ट लगेंगे, जो फॉर्मूले लगेंगे वो बताऊंगा सर आपको। तो घबराने वाली बात नहीं, डरने की बात नहीं, आपको देखना है वीडियो को, एंड तक देखना है आपको, ठीक है। और अगर क्वेश्चन समझ में आए तभी इसको लाइक करना है। अगर जो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगर आपको समझ में आ जाए कोई भी क्वेश्चन या जितना भी कर रहा हूँ तो आप लाइक कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं डालूंगा, स्पेशली एमसीक्यूज में डालूंगा, क्योंकि एमसीक्यूज नॉर्मली बच्चों के छूट जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो स्पीड आपका होता नहीं है। आपको ये जो क्वेश्चंस है 20 क्वेश्चंस, ये 20 क्वेश्चंस करने हैं मैक्सिमम 40 मिनट्स में। सामने हो सकता है यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, बट आपको करना है 40 से 50 मिनट्स के। अगर 40 से ज्यादा टाइम लगाते हो आप तो आपका पेपर छूटेगा ही छूटेगा, ठीक है। तो आपको सीखना है कैसे कम से कम टाइम में पेपर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है स्क्रीन पे, ये सारा का सारा 20 क्वेश्चन मैंने कट आउट कर लिया है, सो दैट मैं एक्सप्लेन करूंगा, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। और इस वीडियो का मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा लिंक के अंदर, ठीक है। कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा इसका तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये बाद में अगर रिवाइज करना है आपको तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको दोबारा एक बार देख लेना। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना अगर कहीं पर लगता है कहीं पे कोई मिस्टेक हो गया है। कई बार हो जाता है ऑनलाइन क्लास में और रिकॉर्ड करते टाइम। ऑफलाइन में तो बच्चे बता देते हैं कि सर यहाँ गलती हो गई, बट ऑनलाइन में ये पता चलता है जब आप वीडियो बना लेते हो, ठीक है। तो पूरा वीडियो बनाने के बाद फिर से उसको एडिट करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर कहीं पे कोई मिस्टेक होगा, सिली मिस्टेक हो जाता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्राफ बताना। ग्राफ आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द ग्राफ ऑफ, मैं पढ़ लेते हैं क्वेश्चन सही से। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px passes through the points, 4 पॉइंट्स दिया है आपको, यहाँ से पास कर रही है। ग्राफ नहीं दिया आपको, ग्राफ कहां से पास कर रही है दे दिया, ठीक है। जीरोज बताना। जीरोज क्या होता है पहले समझ लेते हैं। जीरोज क्या होता है, जीरोज ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे ग्राफ एक्स को कट करता है, जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस कट करता है, वाई से कोई मतलब नहीं है। तो मान लीजिए ग्राफ मैंने ऐसे ड्रॉ किया ऐसे, तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये जहां पे एक्स को कट करता है, दैट इज कॉल्ड जीरोज। जीरोज मतलब एक्स की वैल्यू जहां पे ग्राफ कट करती है एक्स एक्सिस को, और एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब वहां पे वाई क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को मार्क करूं तो अगर मैं कहता हूं ये पॉइंट मेरा मान लीजिए एक्स में -6 है तो वाई में क्या होगा, जीरो होगा।
ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ये पॉइंट मेरा एक्स में, सपोज कर लिया मैं कहता हूँ 1 है, तो वाई में क्या होगा, 0 होगा। मान लीजिए पॉइंट कहता हूँ एक्स में 6 है, तो वाई में क्या होगा, 0 होगा। तो जो भी जीरोज वाले पॉइंट्स होंगे उसमें वाई क्या होगा, 0 होगा। जितने भी जीरोज वाले पॉइंट्स होंगे वाई क्या होगा, 0 होगा। वाई 0 होगा तो एक्स की वैल्यू को बोलते हैं जीरोज। तो इस ग्राफ में 3 जीरोज मैंने दिखाया आपको, -6 दिखाया मैंने आपको, 1 दिखाया मैंने आपको, 6 दिखाया। तो जीरोज वो पॉइंट्स होते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स में जो y वाला वैल्यू वो क्या 0 है। देख लो आप कौन से y 0 है। तो पहला जो पॉइंट है आपका -6, 0, इसका y 0 है। इसमें y तो -30 है, इसका मतलब ये पॉइंट नहीं लेना आपको। इसका y भी 0 नहीं है, इसका y 0 है। तो 2 पॉइंट्स है जिसका y 0 है, मतलब 2 आपका जीरोज। तो जीरोज का आंसर क्या हो गया, -6 और 6। -6 और 6 x की 2 वैल्यूज है जहां पे ग्राफ x को कट करना है, ठीक है। तो 2 जीरोज हो गए। क्वाड्रेटिक है ये, तो क्वाड्रेटिक के 2 जीरोज होता ही बताइए आपको, क्वाड्रेटिक के 2 जीरोज होंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द वैल्यूज ऑफ k फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो पहले आपको समझना है कि इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। क्या इसका मतलब है, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये मतलब है इसका, ठीक है ना। अब नो सॉल्यूशन वाला केस कौन सा होता है, तो अगर आपको नहीं याद है तो मैं सारा आपको करता सकते हैं। 3 केस होता है बेसिकली, ठीक है, 3 केस। कौन सा केस होता है, एक केस आपका होता है ये वाला केस जहाँ पे कट करती है 2 लाइंस, दैट्स कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा होता है आपका पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और थर्ड ये वाला केस हो, सॉरी क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस, ठीक है, नो सॉल्यूशंस। और थर्ड होता है ये वाला जहाँ पे एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन जाता है, ठीक है, एक के ऊपर सेकंड लाइन, इसे कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। ये कहते हैं इसको नो सॉल्यूशन, सेकंड वाले कहते हैं नो सॉल्यूशंस, ठीक है, कट नहीं कर रही है, नो सॉल्यूशंस। और थर्ड क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इसका, ठीक है, कि इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। अगर एक के ऊपर दूसरा कोइंसिडेंट कहते हैं, अगर इसको लिख दूं अगर मैं, तो कोइंसिडेंट लाइन, ये इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन सही, ये पैरेलल लाइन सही, और थर्ड क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। तो इंटरसेक्टिंग हुआ तो कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, अगर आपका कोइंसिडेंट है तो भी कहते हैं सॉल्यूशन है। तो इन दोनों केस में कहते हैं कंसिस्टेंट। ये जो 2 केस आपने देखा ना, ये फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड जो केस है ये दोनों केस क्या है, कंसिस्टेंट है, ये दोनों कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन है, चाहे एक है चाहे अनेक है। और ये जो केस है पैरेलल वाला केस, इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। दैट मींस यहाँ पे जो था नो सॉल्यूशन, दैट मींस क्या केस था आपका, 2 लाइंस पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल से। और पैरेलल होने का मतलब कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो क्या होगा, तीनों सेम नहीं होगा, ठीक है। इस वाले में क्या होता है, इसका मैं लिखता हूं, इसमें क्या होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। जो कोइंसिडेंट है इसमें क्या होता है, तीनों इक्वल, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, b1/b2 क्या है, b1/b2, ठीक है ना। तीनों का रेशियो सेम होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। लेकिन ये जो केस है जिसमें क्या है, पैरेलल है, इसमें नो सॉल्यूशंस है, इसमें क्या होता है, इसमें a1/a2, यहाँ लिखता हूँ मैं थर्ड केस, a1/a2 बराबर तो होगा b1/b2 के, बट इसके बाद जब लाइन्स होती है पैरेलल्स, तो पैरेलल्स में ये चीजें तो सेम होती हैं, ठीक है। अब थर्ड वाला केस विल बी नॉट इक्वल टू c1/c2, थर्ड नॉट इक्वल, ठीक है। अब आप देख लो, आपको बहुत घबराना नहीं है इसके अंदर, देखना यह है कि a1/a2 b1/b2 वो ध्यान से लिखना है, तभी आपका k का वैल्यू आएगा। k निकालना, k निकालना है, और k देखने के लिए आपको देखना है कि ये जो इक्वेशन है उस इक्वेशन का a1 b1 c1, इस इक्वेशन का a2 b2 c2, अगर आप ठीक से लिख लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं इसको, यहाँ पे दिखाता हूँ आप लिख करके। a1 कितना है आपका, नोटिस करो x का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 3 है a1, और यहाँ पे a2 क्या है, इधर a2 मतलब सेकंड लाइन का कोएफिशिएंट, ठीक है ना, सेकंड लाइन का कोएफिशिएंट a2 6 है। तो आपका हो गया a1/a2 क्या हो गया, 3/6, ये क्या हो गया आपका 3/6, ठीक है। एक सेकेंड, आ गया, तो आपका ये a1/a2 आपका हो गया, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 3 हो गया a1 और a2 हो गया 6, 3/6, ठीक है, इक्वल b1 क्या है, b1 आप देख के सोचो b1 क्या है, आप सोच लो क्या है b1, आप सही से सोच लो ध्यान से, क्या है b1,
b1 k नहीं है, b1 नॉट k, b1 इज माइनस k, यहाँ पे गलती होती है माइनस k डिवाइड बाई b2 क्या 10 है, ठीक है। और c1 c2 तो पता है 7 और 3 है। अब इसको लेफ्ट में लाने की जरूरत नहीं है आपको, वहाँ जहाँ पे भी पुट कर दो क्योंकि दोनों ही राइट में है, दोनों ही राइट में है, 7 भी और 3 भी। अब देख लो कि ये यहाँ से क्या k का वैल्यू मिल रहा है, वही आपका k आंसर होगा। और उस k के लिए थर्ड वाला इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। थर्ड वाले जो है वो दिख रहा है ऐसे कि 3 और 6 का क्या वैल्यू आपका आ जाएगा 1/2, ठीक है ना। ये 1/2 आ गया, 1/2 इक्वल टू माइनस k/10 और यहाँ पे होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू 7/3, ठीक है। तो दिख रहा है आपको 1/2 और ये नॉट इक्वल है, ठीक है। बस यहाँ से k की वैल्यू क्या होगी वो आप सोच लो, क्या वैल्यू की होगी, दिख रहा है k वैल्यू क्या होगी। तो 2 से काट दिया इसको तो 10 यहाँ जाएगा, तो देखिए आपको k का वैल्यू कितना जाएगा माइनस में 5, नॉट 5 -5। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे अगर आप ध्यान से नहीं करेंगे तो, इसीलिए प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। तो k कितना आएगा -5, तो इसका आंसर क्या था -5 वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो -5 इसका करेक्ट आंसर है, -5 नॉट 5, -5। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से क्या है, which of the following statement is not true, which of the following statement is not true। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, स्टेटमेंट नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ सेकंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ए नंबर ऑफ सेकंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट। तो समझ लो पहले क्या सेकंड क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। तो सर्कल ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। टचिंग लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट, अगर कोई लाइन टचिंग ड्रॉ किया तो टेंजेंट कहते हैं इसको। और ऐसे ड्रॉ किया कटिंग लाइन, दैट्स कॉल्ड सेकंड। तो पहला वाला टेंजेंट है, दूसरा सेकंड है, ठीक है। तो बोला है नंबर ऑफ सेकंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। मान लो सर्कल में एक पॉइंट लिया आपने, ये पॉइंट लिया, ठीक है। अब यहाँ से बोला है नंबर ऑफ सेकंड कैन बी ड्रॉन, सही बात है क्योंकि यहाँ से आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे तो ये सेकंड हो गया, ऐसे ड्रॉ कर लो आधा सेकंड हो गया, ये ड्रॉ कर लो सेकंड हो गया, ये ड्रॉ कर लो सेकंड हो गया। तो बहुत सारे सेकंड आप ड्रॉ कर सकते हो। तो फर्स्ट चॉइस तो सही है। बोला कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू, ठीक है, विच इज नॉट ट्रू बोला है इसने, ठीक है। तो फर्स्ट तो सही आंसर है। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो सर्कल पे फिर से देखो ध्यान, सर्कल ड्रॉ किया मैंने, एक पॉइंट दिया है, तो एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट होंगे। तो एक पॉइंट पे तो आपका एक ही टेंजेंट होगा, पॉइंट बदलोगे तो टेंजेंट बदलेगा। बट अगर एक ही पॉइंट दिया आपको, मान लो आपको दे दिया 2,3, तो 2,3 पे आपका एक ही टेंजेंट होगा, दूसरा टेंजेंट किसी और पॉइंट पे होगा। तो ये भी सही बात है, ठीक है, कि एक ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ये भी सही है, ठीक है। सेकंड भी सही है, ये भी आपको टिक नहीं करना है क्योंकि बोला नॉट ट्रू। आपको गलत ढूंढना है कि कौन सा चॉइस रॉन्ग है। A chord is a line segment joining two points on the circle। ये तो डेफिनेशन ही आपको chord का है। chord क्या होता है, लाइन सेगमेंट joining two points on the circle। ये तो डेफिनेशन है chord का। chord क्या होता है, टू पॉइंट ज्वाइन कर दो, दैट्स कॉल्ड chord। ये भी सही है। फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड ए सर्कल ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। तो यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। अगर सर्कल के बाहर पॉइंट दिया होगा ना आपको आउटसाइड, तो आउटसाइड पॉइंट से यू कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स। बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, अंदर वाले पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। अगर पॉइंट दे दिया अंदर, यहाँ पॉइंट दिया ना आपको, यहाँ से ड्रॉ करने को बोलेगा टेंजेंट, तो जैसे ही आप लाइन ड्रॉ करोगे कट कर जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। ड्रॉ करो, कट गया, सर्कल को कट कर दिया। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए पॉइंट या तो सर्कल पे होगा या सर्कल के बाहर होगा। अगर सर्कल पे होगा तो टेंजेंट एक ही होगा, अगर सर्कल के बाहर होगा तो टेंजेंट दो होगा, अगर अंदर होगा तो टेंजेंट होगा ही नहीं। मतलब ये जो उन्होंने बोला है कि फ्रॉम एनी पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड सर्कल ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, ये आपका रॉन्ग है। क्या हुआ आंसर, जीरो टेंजेंट्स, ठीक है। दिस इज नॉट करेक्ट, यू कैन से ओनली टू, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। तो आपका आंसर यही हुआ डी, क्योंकि बोला है व्हिच इज नॉट ट्रू, तो डी इज नॉट ट्रू। तो डी पे टिक करेंगे, डी इज नॉट ट्रू, ठीक है। इस आंसर में आपको क्या होता है, अगर पॉइंट सर्कल पे होगा तो एक टेंजेंट होंगे, पॉइंट बाहर होगा तो दो होंगे, और पॉइंट अगर अंदर होगा तो टेंजेंट होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख के आप लोग का मन खुश हो जाएगा एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया आपको, एपी का एनथ टर्म दिया है। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और ऐसे क्वेश्चंस भी एंड में छूट जाएगा अगर आपका स्पीड अच्छा नहीं है तो, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करना अगर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं तो। अगर नहीं आ रहे तो भी कमेंट करना कि क्या नहीं समझ में आया, कौन सा क्वेश्चन मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। सो दैट मैं अगले वीडियो में ट्राई करूंगा, उन पॉइंट्स को ध्यान रखूंगा कि कहाँ पे मुझे स्लो करना है, कहाँ मुझे फास्ट पढ़ाना है, ठीक है। तो कई बार चीज़ें फास्ट हो जाती हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता है। ऐसे तो ऑनलाइन क्लास में आप रिवाइंड कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में डाल देना कहीं पर लगता है कि कुछ चीज़ें फास्ट हो गई तो, ठीक है। तो एनथ टर्म आपको दिया एपी का, क्या दिया, एनथ टर्म मतलब एन दिया, एन क्या दिया, एन इक्वल टू 7n-4। क्या निकालना है आपको, कॉमन डिफरेंस। आपको पता होना चाहिए कॉमन डिफरेंस को लिखते हैं स्मॉल डी, और स्मॉल डी निकालने का कोई भी दो टर्म ले लो, सेकंड ये ले लो, फर्स्ट ले लो, थर्ड ले लो, सेकंड ले लो,
तो सेकंड सिंपल क्या, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, a2 माइनस कर देंगे a1, आपका कॉमन दिया जाएगा। a2 a1 निकालने में कौन सी बड़ी बात है, a2 निकालना है आपको, तो a2 निकालने का मतलब n कर देंगे 2, n कर देंगे 2, n कर देंगे कितना आएगा 7 इंटू में 2, 7 इंटू में 2, बहुत ही सावधानी से करना है, 7 2 माइनस में 4, तो 14 माइनस 4 कितना 10 आ गया। अब a1 निकालना है, a1 कितना आएगा 7 इंटू में 1, n की जगह रखेंगे 1, 7 इंटू 1 माइनस में 4, तो 7 में से क्या 4 कितना आएगा 3 आ जाएगा। अब डी क्या होता है, सेकंड में से फर्स्ट या थर्ड में से सेकंड या फोर्थ में से थर्ड, आगे वाले टर्म्स में से घटाना होता है उसके एक पीछे वाला, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ किया जा सकता था, बट ठीक है सिंपल है, आप सिंपल पहले समझ लो। a2 माइनस a1 दूसरे वीडियो में मैं इन्हीं क्वेश्चंस पे थोड़ा सा डिफिकल्ट भी कराऊंगा, ठीक है। तो ये सीरीज होगी एमसीक्यू की, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे कम से कम मैं 5 से 7 पेपर तो जरूर करूंगा डिस्कस, जहाँ पे इसी बोर्ड के पैटर्न के क्वेश्चंस को चेंज करके करूंगा डिस्कस, ठीक है। सैंपल कह लो आप, सैंपल मिलता है नेट पे तो बहुत सारा, तो a2 माइनस a1, तो a2 10 है, 3 है, तो 10 माइनस 3 इतना तो आपको पता चल गया होगा, आंसर क्या आने वाला है 7, तो आंसर क्या है 7, आपका आंसर क्या होगा ए, आंसर इज ए, ठीक है ना, ये इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। n करना है 2 तो 14 माइनस 4 हो गया, और n करना है 1 तो क्या हो जाएगा सर। अब यहाँ पे ट्रिक होता है, अगर आप याद रख पाओ तो रख लेना याद, और कमेंट में जरूर डाल देना कि ये ट्रिक आपको पहले से पता था कि नहीं पता था। आपको 100% बोल रहा हूँ मैं, आपको पता नहीं होगा पहले से, गारंटी बात है, आपको पहले से पता नहीं होगा। कि डी निकालने का डायरेक्ट होता है कि आप n के साथ जो नंबर है ना, n का कोफिशिएंट उसको देख लो, तो d का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ n, क्या ये कोफिशिएंट ऑफ n, तो वी कैन से कि ये आपका बहुत बड़ा ट्रिक हो गया, डायरेक्टली सब करने का झमेला नहीं होगा। क्वेश्चन में an देखा, बोल दिया d क्या है आपका है 7, तो d आपका क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ n, मैं लिखता हूँ यहाँ पे इसको, कोफिशिएंट ऑफ n। आप जरूर बताना मुझे कमेंट में कि ये चीज आपको कैसा लगा, क्योंकि ये मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो आपको a1 a2 निकालने का भी टाइम नहीं लगाना, आपको सीधा बोल दोगे क्या है आंसर, इसका आंसर है 7 कोफिशिएंट ऑफ n, ठीक है। चाहे प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस, बट यहाँ प्लस था, 7 यहाँ पे था कोफिशिएंट n का, ठीक है। तो सर इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, क्या दिया है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, तो एक कोन बना लेते हैं पहले, राइट सर्कुलर कोन बनाते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। बेस का रेडियस r मान लिया, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर आर ईच, स्फीयर दिखा लेते हैं, दोनों का रेडियस सेम है, इसका और इसका r सेम है, मतलब जो भी r इसका है वही r इसका है, ले सेम है। क्या बोला इन्होंने, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए कि स्फीयर का और कोन का वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। क्या आपको याद है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम का और स्फीयर का, वॉल्यूम का, कोन का और स्फीयर का, तो कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच के साथ डिवाइड करते हैं 3 से बाहर, पाई आर स्क्वायर एच तो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, ठीक है, और 3 से डिवाइड कर दिया, कोन का हो गया। और क्या दिया इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पाई से पाई, आप लोग क्या करते हो ना, पाई बाय पुट करना शुरू कर देते हो, ठीक है, पुट करना है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, 3 दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है, 3 3 कट गया आपका, ठीक है, और पाई से पाई कट गया, पुट करने मत जाओ, ठीक है, कट गया। और आर स्क्वायर से क्या चला गया, आर क्यूब वाला 3 काट दो, मतलब एक आर बच गया, आर क्यूब मतलब क्या 3 बार आर था तो एक आर बच गया, तो एच इक्वल टू कितना आ गया, ध्यान रखो एच इक्वल टू कितना आ गया 4r, ठीक है। एच कितना आया, कई बार लोग मिस कर जाते हैं, ठीक है, एच इक्वल टू कितना आया 4, एक तो 4 बचा और आर क्यूब था, यहाँ आर स्क्वायर था, तो एक आर बच गया, तो 4r, कितना आर आपका 5 दिया था, है ना। क्या पूछा आपका, हाइट ही पूछा था ना इसने, हाइट क्या होगा, देखो हाइट कितना हो गया, हाइट इक्वल टू 4 इंटू आर, 4 इंटू 5, मतलब आप एंड में पुट करोगे वैल्यू, स्टार्टिंग पुट करके नहीं कॉम्प्लिकेट कर दोगे। आप लोग क्या करते हो, स्टार्टिंग पुट कर देते हो, बहुत ही कॉम्प्लिकेट सा हो जाता है, ठीक है। कितना सा 20, तो आंसर इज 20 से 20 का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। tan थीटा 5/2 शुरू हो जाते हैं, तो निकालना साइन कॉस निकालना शुरू कर देते हो आप लोग, साइन कॉस बिल्कुल नहीं निकालना है, तो आपको पता है कि अगर tan दिया है ना, तो मैं साइन कॉस को tan में कन्वर्ट कर सकता हूँ, साइन कॉस को tan में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये देखा P और B शुरू हो गया एच निकालना, वो टाइम खराब होता है, ठीक है। आपका करना है कन्वर्ट करना है tan में, और tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई कॉस,
तो 4 टाइम था साइन, साइन को डिवाइड कर दिया कॉस से, ठीक है। यहाँ पे प्लस में कॉस था, यहाँ भी डिवाइड कर दिया कॉस से, ऊपर भी डिवाइड किया और नीचे भी डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर में भी डिवाइड किया और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड किया। तो 4 टाइम यहाँ पे साइन बाई कॉस, यहाँ पे क्या माइनस में क्या हो जाएगा कॉस बाई कॉस। अब देख लो आप कितना आसान हो गया, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, आपको निकालना नहीं पड़ा, साइन कॉस, साइन निकालोगे कॉस निकालोगे, उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा एच पी और बी एच निकालना पड़ेगा। तो टाइम बच गया, ये कट के 1 आ गया, कट के 1 आ गया, तो फिर मिल गया क्या 4 टाइम टेन थीटा ऊपर माइनस में 1 और उसी का नीचे क्या आ गया 4 टाइम टेन थीटा प्लस में 1। तो जो ऊपर वही नीचे बस माइनस प्लस में आ गया, माइनस 1 प्लस 1। अब 10 आपको दिया 5/2 पुट कर दो, 5/2 यहाँ पुट करोगे 5/2 तो कितना आंसर आएगा, देखो ध्यान से कितना आंसर आएगा। तो आंसर आपको आ गया 4 × 5/2 माइनस 1 और नीचे आ गया 4 × 5/2। अच्छा ऊपर में प्लस 1 है, सॉरी ऊपर में प्लस 1 है और नीचे से गलती होती है, देखो मैंने भी गलती कर दी ना। तो ऊपर में प्लस है नीचे माइनस है, यही सब प्रैक्टिस करना है ध्यान से। 5/2 माइनस 1। अब गलती मैंने पकड़ लिया खटाक से, वो आपको भी पकड़ना आना चाहिए, ठीक है। प्लस में यहाँ पे 1 है और नीचे क्या माइनस 1, नीचे क्या माइनस 1 है, ठीक है। कितना आ गया 2 2 जा 4, 10 + 1 11, कितना आपका आ गया 11, ठीक है ना। यहीं पे करता है यहाँ पे फालतू में 10 + 1 11 हो गया, नीचे कितना आ गया 2 2 जा 6 है, 10 - 1 9, 11/9, ठीक है। चेक कर लो कौन सा आंसर है, चेक कर लो कौन सा आंसर है, 11/9, 11/9 आंसर ए है, ठीक है। अब देखो अगर मैं ये प्लस माइनस करता थोड़ा भी गड़बड़ तो क्या आंसर आता 9/11। यही सीखना है, यही प्रैक्टिस करना है आपको कि आपको ध्यान रखना है, प्लस करते करते माइनस हो जाए। यहाँ पे प्लस था, प्लस करना, माइनस था, मैंने क्या कर दिया गलती से माइनस कर दिया था ऊपर और नीचे कर दिया था प्लस, ठीक है ना। तो ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, ऊपर प्लस नीचे माइनस मतलब क्या हो गया 11/9। बी केयरफुल, यही सब आपको प्रैक्टिस करते करते आपका ये सब इम्प्रूव होगा। आप चाहोगे मैंने फॉर्मूले याद कर लिए, कॉन्सेप्ट याद कर लिया, मैं कर दूंगा ऑन द स्पॉट, नहीं होगा, गलती होगी, ठीक है। तो 11/9 इसका आंसर हो गया। किसी क्वेश्चन का अगर आंसर गलती से मिस्टेक कहीं हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का 5 6 हो गया ना। अब आते हैं स्लाइड 4 पे। यस, क्वेश्चन नंबर 7 ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और ज्योमेट्री क्वेश्चन देखते ही बच्चों को बहुत ही ज्यादा डर लग जाता है कि ज्योमेट्री आ गया क्या करेंगे। तो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस में बहुत ही इजी होता है अगर आपको थ्योरम पता हो तो, या कॉन्सेप्ट आपको आता हो तो। थ्योरम क्या होता है कि अगर सर्कल में, पहले आप समझो थ्योरम क्या है, ठीक है। अगर कोई सर्कल है ऐसा, कोई कॉर्ड है ऐसा, तो ये कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल करता है सबटेंड, सेंटर पे जो एंगल का वो क्या होता है सेगमेंट में। अगर कहीं पे मान लिया, यहाँ मान लिया कोई एंगल, मान लिया सेगमेंट का एंगल, तो सेगमेंट के एंगल से डबल होता है सेंटर पे एंगल। मतलब यहाँ पे अगर होगा मान लीजिए 40, तो यहाँ इसका डबल होगा, सेंटर पे डबल होता है 80। एक तो थ्योरम ये वाला होता है, ठीक है, एंगल वाले का। और दूसरा क्या होता है थ्योरम कि अगर मान लीजिए सर्कल में कोई कॉर्ड है जैसे, चाहे कितने भी एंगल सबटेंड करा लो सेगमेंट पे, यहाँ पे करा लो, आप यहाँ पे करा लो, कहीं भी करा लो एंगल, सारे के सारे एंगल सेम होंगे। ये भी से ये और ये दोनों क्या होगा सेम होगा। ये दो बातें तो बहुत ही कॉमन सी बात है जो आपको पता होता है। तीसरी बात इसी का होता है स्पेशल केस क्या कि अगर डायमीटर है, क्या है डायमीटर, सर्कल में अगर आपने क्या लिया डायमीटर लिया, तो डायमीटर अगर लोगे आप, क्या लोगे डायमीटर पासिंग थ्रू सेंटर, तो यहाँ पे कितना एंगल होगा, ये तीसरी बात हो गई, तीसरी बात, ठीक है ना। तो ये एंगल होता है 90। ये 3 बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये तीनों बातें क्लास 9 की है जो क्लास 10 के क्वेश्चंस में यूज होता है। हो सकता है इसमें यूज ना हो, वो बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं यूज होगा। अगला क्वेश्चन इसमें है जहाँ पे ये यूज होगा, इसलिए मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है। तो आप इसके मत करना, समझना कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये क्लास 9 की बातें तीनों, ठीक है, सीबीएसई में। क्लास 10 में क्या होता है कि अगर कोई सर्कल पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, एक ही बात है बस, एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि अगर टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल पे किसी पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया उस पॉइंट से ज्वाइन करो, दैट कॉल्ड रेडियस। तो रेडियस क्या होता है टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर। बस एक ही बात है क्लास 10 में ये बात कि सेंटर और टचिंग पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो रेडियस है वो क्या होता है टेंजेंट पे हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर 90 का एंगल होता है। तो ये अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको देखो ध्यान से, आपको इस पूरे एंगल की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये पूरा आपको दिया हुआ है, पढ़ लो ध्यान से, क्या दिया 110 TPQ, ये है आपका PQ, ठीक है। तो TPQ 110, ये अगर 110 दिया हुआ है
और थ्योरम क्या होता है कि रेडियस के साथ टेंजेंट कितना बनाता है 90। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये आपका रेडियस है, ये क्या आपका रेडियस, ये आपका रेडियस है ना, रेडियस ये वाला है। तो रेडियस के साथ जो टेंजेंट बनाती है वो कितना हो गया 90। इसका मतलब ये 110 में से ये कितना हो गया 90 है ना। और ये 90 हो गया 110 में से, तो ये अंदर वाला कितना बचा, ये अंदर वाला बचा 20 डिग्री। क्या 20 डिग्री। अब अगर ये 20 है और ये सर्कल में दोनों ही तो रेडियस ही है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, रेड और ब्लैक दो रेडियस है, तो रेडियस अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब ध्यान से क्या, अगर सर्कल है और सर्कल में आपने ऐसे ड्रॉ किया डायग्राम, ये रेडियस है और ये रेडियस है, ठीक है, तो इन दोनों के सामने के एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि दोनों साइड सेम है। तो दोनों आर सेम है, दोनों एंगल सेम, समझिए भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है 20 हो गया। और ये 20 है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो 20 मिल चुका पहले से आपको, 40 बचा कितना 180 में से बचा 140, ये कितना हो गया आपका 140 हो गया, ठीक है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस हैं, घबराने का बात नहीं है, डरने का बात नहीं है, प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है ना, प्रैक्टिस करना है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया 140, ठीक है, इसका आंसर सी हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आया समझ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग आगे, स्लाइड 5 पे पहुंचते हैं। आपको क्या दिया, क्वाड्रेटिक दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक में आपको दो फॉर्मूले, जो सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला है वो अच्छे से याद होना चाहिए। सम क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, याद करो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा रूट्स का सम, दैट इज माइनस बी बाई ए। एंड अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा याद करो याद आ गया, सी बाई ए, याद आ गया होगा सी बाई ए। तो आप देखो आपको जीरोज दिए हुए हैं, और जीरोज जो दोनों जीरोज हैं उसमें क्या है, देखो ध्यान से, एक प्लस में एक माइनस में, नंबर सेम है बस प्लस माइनस में, सम कितना हो जाएगा, सम आपका जीरो हो जाएगा। तो जीरो अगर हो गया सम माइनस बी बाई ए, तो अगर माइनस बी बाई ए जीरो है, क्या है माइनस बी बाई ए अगर जीरो है, तो आपको ये समझ मानना चाहिए कि बी क्या होगा, बी जीरो होगा। तो अगर किसी इक्वेशन का सम जीरो है, इसका मतलब उसमें एक्स वाला टर्म नहीं होगा, बी जीरो मतलब एक्स वाला टर्म नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो ध्यान से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। अगर आपका बी जीरो हो गया तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, मतलब इक्वेशन में क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा और कॉन्स्टेंट टर्म होगा। तो ये तो कट गया ऐसे आपका, ये हट गया, आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं, बचा बी और सी। अब बी और सी में दोनों में ही एक्स नहीं है, तो दोनों का बी जीरो है। अब इन दोनों में कौन सा होगा, तो आपने पूरा यूज नहीं किया अभी, आपका अल्फा इंटू बीटा बचा सी बाई ए, तो अल्फा बीटा सी बाई ए से क्या मिलेगा आपको, देखो ध्यान से, तो सी बाई ए का वैल्यू क्या आएगा, अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा दोनों सेम ही नंबर है बट प्लस माइनस में है, तो वैल्यू माइनस में आएगा, और रूट से कट जाएगा आपका, है ना, तो 5/2, तो माइनस में 5/2 आ गया। अब माइनस में 5/2 देखो चॉइस में कहाँ से आएगा, यहाँ से कि यहाँ से, बी से कि सी से। तो ए आपका 8 है, ए आपका 8 है और सी क्या है, सी है -20, सी क्या है -20, सी इज -20, ठीक है। सी बाई ए करो तो -20/8 आएगा, सी बाई ए करने में क्या आएगा, -20/8 आएगा। तो -20/8 मतलब क्या, -20/8 मीन्स 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, मतलब -5/2 यहाँ से आ गया, ठीक है। तो आपको सी में झांकने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। सी में झांकोगे तो क्या आएगा, सी बाई ए -6/15 आएगा वहाँ पे, तो वो -6/15 मतलब क्या 2/5 आएगा, है ना, सी बाई आएगा 2/5 आएगा, यहाँ 5/2 था, तो आपका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बी। इतना आपको आता है, ये आपका बी इसका आंसर, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स, बिल्कुल फ्री का नंबर होता है स्टैटिस्टिक्स में, बस आपको याद होना चाहिए और करते करते आपको याद हो ही जाएगा। अपर लिमिट बताना किसका, मीडियन क्लास का, पहले समझ लो मीडियन क्लास का मतलब, मीडियन का मतलब होता है बिल्कुल बीच वाला नंबर, जितने लोग खड़े हैं लाइन में उसमें बीच में कौन खड़ा है उसे कहते हैं मीडियन। अब देखो यहाँ पे क्या, कितने लोग खड़े लाइन में, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने लोग खड़े हैं लाइन में, तो 5 लोग खड़े हैं लाइन में जिनका हाइट मान लो 0 से 10 है, फिर अगले 9 लोग खड़े हैं जिनका हाइट मान लो 10 से लेकर के 20 फीट है, पॉसिबल नहीं है बट मान के चलो, या 0 से 10 मार्क्स वाले बच्चे हैं, मान लो 5 बच्चे हैं, 10 से 20 मार्क्स वाले बच्चे 9 हैं, 20 से 30 मार्क्स वाले बच्चे 15 हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको पता लगाना है कि बीच में कौन सा बच्चा होगा, मीडियन, अच्छा क्लास पता लगाना है, क्लास कौन सा है, ठीक है। तो पहले पता लगा लो कितने बच्चे खड़े हैं लाइन में, तो लाइन में टोटल जो खड़े हैं बच्चे उसे कहते हैं एन, वो एन होता है आपका, ठीक है। कितना एन हो गया, आपका 5 9 14 और 6 यहाँ पे 20 और 10 30 और 15 45, जो लोग 45 आ गया। आप निकाल लो n/2 कितना आएगा, 22.5। अब दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि आप बनाओ
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओगे तो कैसा बनेगा टेबल, देखो ध्यान से, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बना दो यहीं पे साथ में, और जो आपका n/2 वैल्यू है ना, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले n/2 की वैल्यू पहले देख लो क्या करना है। आपको CF निकालना है, यहाँ तो 5 ही रहेगा, यहाँ पे 9 5 जगह 14 यहाँ पे आएगा 14, और 9 5 14 और 15 कितना हो गया 29, ठीक है। और ये कितना 29 और 10 39, 39 और कितना 6 कितना हो जाएगा 45। तो इसे कहते हैं CF। क्या कहते हैं CF में हम लोग ऐड करते जाते हैं, भाई यहाँ पे 5 है तो 0 से 20 तक 5 और 9 14 हो गया, 0 से 30 तक कितना होगा सबको जोड़ लेते हैं, यहाँ तक कितना सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है 39, यहाँ तक कितना हुआ सबको ऐड कर लिया, तो ये आपका हो गया। अब देखो कि n/2 जो वैल्यू है किधर फॉल करेगी, n/2 की वैल्यू 14 से बड़ी है लेकिन 29 छोटा है, तो ये जो CF है ना, ये CF इसमें फॉल कर दी कौन सी 22.5। कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग के 14 लोग ऐसे थे जिनके मार्क्स 20 से नीचे थे, और 15 से लेकर के 15वें से लेकर के 29 तक, ये देखो आप 29, इसका मतलब क्या है कि 14 स्टूडेंट तक जो मार्क्स थे 20 थे, 15वें स्टूडेंट से लेकर के 29th स्टूडेंट तक जो मार्क्स है वो 20 से 30 के बीच का मार्क्स है। ये कॉन्सेप्ट होता है मीडियन का, कि अगर आपका 5 9 या 14 है, इसका मतलब 14 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 के नीचे है, 15वें बच्चे का मार्क्स 20 से स्टार्ट है, और 20 से लेकर 30 के बीच में 15वें का भी, 16वें का भी, 17वें, अगले 15 बच्चे का 15 का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट 15 बच्चे लाइन में खड़े हैं तो सबके मार्क्स 20 और 30 के बीच में है। तो हमें क्या पता लगाना था कि सारे 22.5 मतलब 22वें बच्चे के बाद वाला जो बच्चा है उसका मार्क्स क्या था। तो 22वें बच्चे वाले का 22वां जो बच्चा है 22nd वो इसी में आएगा, फॉल करेगा। तो ये आपका हो गया मीडियन क्लास। और फॉर्मूला क्या होता है, n/2 निकाल लो, और n/2 निकालने के बाद आप देखो कि n/2 की जो वैल्यू है ना वो CF से बराबर या फिर बड़ी होनी चाहिए। ये फार्मूला होता है कि n/2 शुड बी मोर देन इक्वल टू CF। n/2 22.5 है तो ये तो CF होगा नहीं आपका, तो CF कौन सा हो गया, ये वाला CF आपका हुआ, ठीक है, ये लेना आपको। तो ये आपका हो गया मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का जो वैल्यू है क्या निकालना था, आपको अपर लिमिट, क्या था निकालना, अपर लिमिट, ध्यान दो अपर लिमिट क्या हो गया 30। तो इसका आंसर क्या हो गया सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है, और ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को देख के ही बच्चों के हाथ पैर फूल जाते हैं, अरे क्या आ गया, ठीक है। आपको मैंने इससे पहले जो मैं कर रहा था डिस्कस, वहां पे मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था आपको, ठीक है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। मैंने क्या बताया था कॉन्सेप्ट, 9th क्लास कॉन्सेप्ट कई बार लगता है 10th के प्रॉब्लम में। देखो उसमें क्या था, आपको गिवन था, आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है आपको गिवन क्या है, O इज नॉट सेंटर, वो सेंटर नहीं हो, क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। जनरल दो कॉर्ड है, कट किया O पे, ABCD कॉर्ड है, एंगल BOC दिया, BOC क्या दे दिया 80 डिग्री, यहाँ दे दिया 80 डिग्री। तो अगर ये 80 है तो सामने वाला भी 80 हो जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 80 हो जाएगा। और ये अगर 80 हो जाएगा, और ये रेडियस नहीं है बट दे दिया दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या इक्वल है, दोनों इक्वल, अगर दोनों इक्वल है और ये वाला एंगल आपका 80 डिग्री है, कौन सा, ये वाला एंगल आपका 80 डिग्री है, कितना है 80, क्यों 80 है, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो 180 जो ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, उस 180 में से 80 आप बाहर निकाल दो, कितना बचेगा 100 बचेगा। और क्योंकि दोनों साइड सेम है तो दोनों एंगल भी सेम होंगे, अगर दोनों साइड सेम है तो एंगल दोनों सेम होंगे, तो 100 में आपको बांटना दो में इक्वल पार्ट में, तो क्या हो गया 50 और 50, ये 50-50 एंगल तो हो गया। तो इसमें था क्या, आपको गिवन था OA इक्वल टू OD, देन ट्रायंगल ODA, जो ये ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल ODA और बड़ा ट्रायंगल OBC, इन दो ट्रायंगलों की बात करनी है कि दो ट्रायंगल कैसे हैं, आइसोसेलेस एंड सिमिलर, इक्विलेटरल एंड सिमिलर। तो इक्विलेटरल तो है नहीं, दिख रहा है पहली बात, क्योंकि यहाँ पे एक 80 है, एक 50 है, तो इक्विलेटरल तो पहले काट दो, ये लोग होगा नहीं, और कहीं पे है इक्विलेटरल नहीं है। अब आइसोसेलेस की बात क्यों हो रही है, क्योंकि ये दोनों साइड सेम है, ठीक है। तो दो साइड सेम का मतलब आइसोसेलेस वाला केस तो हो सकता है। एक कह रहा है आइसोसेलेस एंड सिमिलर, दूसरा कह रहा है आइसोसेलेस एंड नॉट सिमिलर। तो बात आ गई सिमिलरिटी पे, जाकर देखो आप,
कि आइसोसेलेस तो है ही है, क्योंकि दोनों में कह रहा है दो चीज, एक कह रहा है सिमिलर होगा, एक कह रहा है नॉट सिमिलर होगा। तो देखो ध्यान से कि आइसोसेलेस तो यहाँ पे है, ये वाला आइसोसेलेस है क्या, सेकंड वाला ट्रायंगल, क्योंकि सेकंड वाले ट्रायंगल का आपको कुछ दिया नहीं है। सेकंड वाले ट्रायंगल में ये नहीं बताया कि OC और OB सेम है कि नहीं है, तो ये कैसे पता लगाओगे आप कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? पहली बात तो ये ऐसे दिख रहा है कि होगा, क्योंकि क्योंकि दो चॉइस में दिया आइसोसेलेस दिया, ठीक है ना, इक्विलेटरल तो होगा नहीं, कट गया आपका चॉइस। तो ये आपको बेसिकली ये एंगल चाहिए कि ये एंगल और ये एंगल कितना है, एंगल B और एंगल C कितना है। तो क्या आप एंगल B और एंगल C पता लगा पा रहे हो? 2 मिनट सोच लो, वीडियो को स्टॉप करके, वीडियो को स्टॉप करके 2 मिनट थिंक कर लो कि क्या आप पता लगा पा रहे हो कि एंगल B और एंगल C कितना होगा। तो ये मैंने आपको थ्योरम बताया था अभी, क्लास 9 का थ्योरम, कि सर्कल के अंदर क्या होता है, अगर कोई कॉर्ड है तो कोई कॉर्ड सेगमेंट में कितने भी एंगल बनाए, वो सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये बताया था आपको इस वीडियो में, जब मैं इससे पहले का ज्योमेट्री कर रहा था डिस्कस। तो ये दोनों एंगल सेम होते हैं, तो ये दोनों अगर आप सेम करोगे तो ये देखो ध्यान से, ये आप इसको ज्वाइन कर दो, आपको कॉर्ड दिख जाएगा, इसको ज्वाइन कर दो ऐसे ए से सी को, तो ए से सी को ज्वाइन करने पे आपको दिख गया ये कॉर्ड दो एंगल बना रही है, कौन सी, एंगल डी और एंगल बी, एंगल डी और एंगल बी। ये कॉर्ड AC कॉर्ड एंगल D बना रहा है सेगमेंट में, एंगल B बना, दोनों सेम होगा, तो ये 50 तो ये भी 50 हो गया, और 50 ये है, 80 ये है, ठीक है। ये भी कितना होगा आपका, ये भी आपका 50 होगा, कि 50 50 100 और प्लस में 80। तो ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से, या इधर का कॉर्ड देख लो BD, तो BD कॉर्ड देखोगे तो BD कॉर्ड बनाती है क्या, एंगल BD कॉर्ड छोड़ दो, हटाओ उसको, छोड़ दो, BD कॉर्ड जरूरत नहीं है, आप यही देख लो, ठीक है ना। कहाँ देख लोगे आप, यहीं से बस, ठीक है ना। कि अगर ये AC कॉर्ड है तो AC कॉर्ड ने बनाया 50 होगा, 50 ये 50 हो गया, ये 80 है तो ये 50 हो गया आपका। तो ये भी ट्रायंगल आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस तो दिख गया, और आइसोसेलेस में क्या दिख गया खास बात आपको, कि दो एंगल इसके, दो एंगल इसके, और तीसरा एंगल इसके बराबर, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम है। तो बाय ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी वी कैन से कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो ए कॉन्सेप्ट से, सिमिलरिटी थ्योरम से दोनों क्या सिमिलर हो गए। सो ऐसे का हो गया आइसोसेलेस सिमिलर, ऐसा भी इसका हो गया, ठीक है। आपको याद आना चाहिए कि सिमिलरिटी के कौन कौन से थ्योरम होते हैं। तो ए होता है, अगर दो एंगल सेम होता तो भी बोलते हैं हम लोग ए, क्योंकि दो एंगल सेम है तो थर्ड इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। तो बुक में जाकर के आप चेक करोगे और कौन कौन से थ्योरम है सिमिलरिटी के, क्योंकि क्वेश्चन में वो सब भी यूज हो जाता कई बार, ठीक है। तो लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग, ठीक है। स्लाइड नंबर आते हैं कौन सा, 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 तीनों ही सिंपल क्वेश्चन है, एक साथ ले लिया मैंने। रूट्स बताना है आपको, किसका रूट्स बताना है आपको, इस इक्वेशन का x² + x-1। जब भी आपको बताना होता है नेचर ऑफ रूट्स, क्या करते हैं हम लोग, डी निकालते हैं पहले इसका हम लोग। तो डी क्या आएगा, देखो डी मतलब क्या होता है, b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है ना। तो b² माइनस में निकालना है 4ac, b² - 4ac, b कितना है, c कितना है, बस ये ABC आप ठीक से लिख दिया करो, ABC आप ठीक से लिख दो। a कितना है इसका, 1 है, b कितना है, 1 है, c कितना है, c लिख दो 1 सही से। तो c कितना है, नॉट 1, c इज -1, बस ये ख्याल रखना, c इज -1, c क्या है, -1 है, ठीक है। तो b² करेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही मिलेगा, माइनस में 4, a आपका है 1, c आपका है माइनस में 1, c क्या है, -1। तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4, 5 आ गया। और 5 क्या है, 5 इज पॉजिटिव। d मोर देन 0 मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट की बात नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, नॉट रियल, ये तो होगा नहीं, नॉट रियल, कट गया। वो कब होता है, जब d <0 होता है, ध्यान दो फिर से। अगर d मोर देन 0 है तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। अगर d = 0 होगा तो क्या बोलते हैं, रियल एंड इक्वल। अगर d आपका <0 है तो क्या बोलते हैं, इसका मतलब नॉट रियल, यू कैन से नॉट रियल और यू कैन से इमेजिनरी, नॉट रियल और इमेजिनरी। यहाँ पे दिया था नॉट रियल, ये तो हट गया आपका नॉट रियल। अब यहाँ पे ये जो 3 चॉइस है, इसमें एक है रियल एंड इक्वल, ये भी कट गया आपका। रियल एंड इक्वल भी नहीं होगा क्योंकि डी क्या पॉजिटिव है, मोर देन 0 है। जब = 0 होता है तब होता है रियल एंड इक्वल, ठीक है, ये भी होगा। अब देखो आप बी और डी तो गया, ए और सी में क्या लिखा हुआ है, ए और सी में कुछ खास बात लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, दोनों ही डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है, ये भी बोल रहा है डिस्टिंक्ट है, ये भी डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो बात तो सही है क्योंकि d मोर देन 0 है, अगर d मोर देन 0 होगा तो डिस्टिंक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखना यहाँ पे c इज -1, अगर आपने c कर दिया होता +1
गलती से, तो आपका आंसर आता है नॉट रियल, डी आता नेगेटिव। तो यही सब ध्यान रखना होता है, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट ए बी एंड सी। सी इज -1, ठीक है, सी क्या -1 है, और सी -1 करने की वजह से क्या है हम लोग का डी आया पॉजिटिव, और डी पॉजिटिव का जो वैल्यू है इसका मतलब रियल और डिस्टिंक्ट तो होगा। अब उसमें भी आपको बोला इरेशनल होगा कि रेशनल होगा, क्या पूछा है वैल्यू में, इरेशनल की रेशनल। देखो ध्यान से क्या होता है रूट्स, जो आप रूट्स निकालते हो ना, तो x की वैल्यू क्या लिखते हो आप, लिखते हो x इक्वल टू, लिखते हो क्या, माइनस में b प्लस में रूट d बाई 2a, लिखते नहीं वाला। तो जब आप पुट करोगे d का वैल्यू 5, क्या पुट करोगे d वाली 5, तो d का वैल्यू जब 5 रखोगे यहाँ पे, तो b और a चाहे जो भी है, b और a कितना है आपका 1 है ना, तो -1 क्या आएगा वैल्यू, आपका वैल्यू आएगा -1 प्लस रूट 5 बाई 2 इंटू में 1, दूसरा -1 माइनस रूट 5 बाई 2, मतलब क्या है इरेशनल रूट्स, तो रूट 5 यहाँ आ गया, क्या हो गया इरेशनल रूट्स। अगर d की वैल्यू आती 9 या 4 या 16 या 25 तो मिलता आपको रेशनल रूट। ये भी ध्यान रखना है कब मिलता है, तुम लोग कहते हैं अगर d आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, d नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा, दिस इंप्लाई इरेशनल रूट, रेशनल रूट। और अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज रेशनल रूट। मान लो अगर आपका d वैल्यू कितना आता 9 आता तो बाहर निकल जाते हम लोग 3 हो जाता, 16 आता तो बाहर निकल जाते 4 आता, 25 आता बाहर निकलते रूट से 5 आता। तो d की वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा, रेशनल रूट्स होंगे, रेशनल रूट्स लिख दिया मैंने ये। और मैं ये और अगर आपका क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या है इरेशनल रूट्स है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ गया, आपका आ गया इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, आंसर ए, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आ जाओ 12, तो बिल्कुल ही सिंपल है, बस आपको टेबल याद होना चाहिए। 3 tan थीटा है तो 3 इंटू tan 30, tan क्या 30, अब tan 30 कितना होता है 1/√3, तो 3 इंटू 1/√3 कितना आ जाएगा, कैंसिल के बाद √3 आएगा, ठीक है, चॉइस में दिया नहीं क्या, 3 इंटू 1/√3 तो कितना आएगा √3 आएगा ना आपके पास, √3 आएगा। अच्छा दे दो दिया 3/√3, 3 बाई को काटने की जरूरत नहीं है, आपको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, क्या हो गया 3/√3 डायरेक्टली आपको आंसर मिल गया, ठीक है ना, नो नीड टू कैंसिल आउट, 3 और 1/√3 तो 3 बाई क्या हो गया √3, ठीक है। तो कटने क्या इन्होंने कट करके आप ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं आपको, अब आपने 3/√3 काट दिया तो क्या मिलेगा आपको √3 मिलेगा, 3/√3 को काटने में क्या मिलेगा आपको √3 मिलेगा। और चॉइस में यहाँ पे दिया ही नहीं, आप ढूंढते रहे तो √3 तो दिया ही नहीं हमारा, अरे भाई काटना नहीं है, 3/√3 दिया तो चॉइस यहाँ पे सी चॉइस, ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था कि मतलब डायरेक्टली पुट करके वैल्यू निकल गया। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, आगे बढ़ते हैं, दिया है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, बताना क्या होगा, वॉल्यूम दिया है। अब ये फॉर्मूले का अच्छे से आपको यूज करना चाहिए, वॉल्यूम दिया क्या निकालना है आपको, सरफेस एरिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, समझो, फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अच्छा हेमीस्फीयर है, फिर से ध्यान रखना, हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर, तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3, आधा कर दिया 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। बोलो ये क्या दिया आपको 396/7, कितना दिया 396/7, 396/7। अच्छा और निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर, फिर से हेमीस्फीयर है तो टोटल बोला इसने, क्या बोला टोटल, तो टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का क्या होता है, क्या आपको याद है, याद है कि नहीं याद है, टोटल सरफेस एरिया सोच कर देखो, हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, याद है कि नहीं याद है। तो टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का 2πr² नहीं, 2πr² तो होता है कर्व वाले पार्ट का, 4πr² तो पूरे का होता है, तो 4πr² का हाफ करोगे तो आएगा 2πr², बट 2πr² तो कर्व पार्ट, और हेमीस्फीयर जो आपका होता है ना, वो ध्यान दो क्या होता है, ऐसा कर्व और साथ में ये प्लेन पार्ट भी होता है, तो कर्व और प्लेन दोनों को जब जोड़ोगे ना तो 2πr² ये वाला कर्व वाला और πr² तो फाइनली 3πr² आपका आएगा, ठीक है, 3πr², 3πr² क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर। बस आपका चाहिए, आपको आर चाहिए बेसिकली, है ना, आपको आर चाहिए, तो अगर आर मिल जाएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। तो ये आपको दिया था 2πr³ गिवन है और 3πr² निकालना, तो सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैथ इतना करना आपको आना चाहिए। देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है, 2/3 और पाई का वैल्यू इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है 22/7, 22/7 मेंशन किया था इंस्ट्रक्शन में 22/7,
आर क्यूब कर दो, आर क्यूब इक्वल टू कितना है, इक्वल टू आपका है 396/7। अब देखो अब ध्यान से 22 है, अच्छा 7 से 7 तो कट गया आपका है ना, 7 यहाँ भी 7 यहाँ भी कट गया ना 7 7। और आर क्यूब देने का मतलब जो राइट का नंबर आएगा ना क्यूब में आएगा। अब 22 को अगर आप करोगे इससे तो 11 2 जा कर दो 22, 11 3 जा 33, 6 बचेगा, 11 6 66, 36 आ गया। 2 से काट दो 2 18 जा 36 कट गया। तो फाइनली क्या आ गया आपका, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 से कट गया, 2/3 बचा, 2/3 इक्वल टू क्या आया, 2/3 आर क्यूब, सॉरी 2/3 क्या आ गया, आर क्यूब, आर क्यूब 2/3 आर क्यूब। यहाँ पे जगह कम पड़ गया बट ठीक है एडजस्ट कर ले। 2/3 आर क्यूब इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल टू यहाँ बच गया कटने के बाद लास्ट का था 18 आया था ना, 18 बचा था आपका, 18 ठीक है, 18 यहाँ पे काटा था ना, 18 बच गया था आपका। अब देखो 2 9 जा 18 कट गया आपका, तो आर क्यूब कितना आ गया 27। सो आर क्यूब इज 20, ये कर लो गया आप इसको, 27। सो आर कितना आ गया, आर आपका 3 आ गया, आर आ गया 3, ठीक है ना, आर क्या आ गया 3। अब पुट कर दो यहाँ वैल्यू, आर आपका 3 आ गया, पुट करना 3 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर कितना आएगा, 3 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर, तो यहाँ से निकाल रहा हूँ वैल्यू, ठीक है, ये यहाँ निकाल देता हूँ, ठीक है, 3 इंटू पाई हो गया 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9। अब देखो चॉइस में हर जगह 7 दिया हुआ है, बस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 का मल्टीप्लाई 22 से कितना होता है 66, तो 66 इंटू 9 डिवाइड बाई 7, ठीक है, कौन सा आंसर होगा, देखो 9 6 जा 54, 4 कौन सा वाला है, ये वाला 4 है, अच्छा 2 में 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, पूरा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 66 का मल्टीप्लाई करना 9 से, तो 9 6 जा हो गया 54 का 4 कैरी हो गया 5, 54 और 5 59, तो 594/7, ठीक है, तो आपका आंसर हो गया बी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझ के करना था, इसमें टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए अगर आपने क्वेश्चन 13 तक कर लिया सॉल्व तो अब आपको डरना नहीं है, मेजर पार्ट आपका हो चुका है। अब जो क्वेश्चन रह गए बहुत ही इजी रह गए, आप एंड तक देखो इसको और खत्म करके आपको इसको रखना है इस वीडियो को, ठीक है ना, मतलब छोड़ना है, बिना खत्म किए आपको बिल्कुल नहीं उठना है, ठीक है। अब थोड़ा और मैं फास्ट करूंगा क्वेश्चन को क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़े इजी हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 14 पढ़ लेते हैं। बैग है, बैग में क्या है 24 बॉल्स हैं, 24 में 4 है ब्लू, 4 ब्लू है, 11 ग्रीन है, 11 क्या है ग्रीन है, ध्यान रखो 4 ब्लू 11 ग्रीन और रेस्ट आर व्हाइट, तो रेस्ट कितने हो गए व्हाइट, जोड़ लो आप, तो 24 में से क्या माइनस कर दोगे तो व्हाइट मिल जाएगा कितना 4 ब्लू 11, 11 4 15 है ना, तो 24 में से 15 चले गए, कितना बच गया 9 बच गया, ठीक है ना। तो 9 बॉल कौन से हैं व्हाइट वाले, कौन से व्हाइट बॉल है, 9 व्हाइट बॉल है। क्या निकाला था आपको 1 बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल निकाला, कितने में से निकाला 24, जो बॉक्स में 24 बॉक्स बॉल है ना, तो 24 में 4 कैसे है ब्लू है, देखो ये ब्लू वाले 4 है, 4 ब्लू वाले हैं और ग्रीन वाले 11 है, 11 ग्रीन वाले हैं और व्हाइट कितने हो गए, व्हाइट कितने हो गए, व्हाइट हो गए आपके 9, ठीक है। तो 24 में से आपने एक ड्रॉ किया, तो 24 में से एक ड्रॉ किया, क्या चाहिए आपको व्हाइट चाहिए है ना, व्हाइट कलर, तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट कलर, तो व्हाइट कलर होने का प्रोबेबिलिटी क्या है ये बताना है, तो व्हाइट कलर का प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, कितने व्हाइट हैं तो व्हाइट 9 है, 9 है, कितने टोटल है 24 है, तो 9 पे 24 ये होता है हमारा। जो आपका फेवरेबल आउटकम है वो काउंट करते हैं, फेवरेबल आउटकम कितने हैं जो आपको चाहिए, जो आप ड्रॉ करना चाहते हो, क्या चाहते हो आप, यू वांट प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज व्हाइट, तो आप व्हाइट चाहते हो, व्हाइट कलर चाहिए आपको, देखो ध्यान से व्हाइट कलर, ठीक है, ये क्या बोला व्हाइट कलर बोला आपको, व्हाइट चाहिए, ठीक है ना। तो व्हाइट की काउंटिंग कितनी है वो 9 है, कितना टोटल है वो आप 24, 9 बाई 24, इतना सिंपल क्वेश्चन था। चॉइस कौन सा हो गया, अच्छा कोई दिया चॉइस, अच्छा चॉइस नहीं दिया हुआ, इतना तो आप समझदार हो गए, अगर आप देख रहे वीडियो तो 3 3 9 24 बचेगा, घबरा चॉइस ही दिया हुआ, चॉइस दिया हुआ है ये रात्रि भाई, ठीक है ना, घबरा नहीं आपको। आगे बढ़ जाओ 15 पे आ जाता है, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट पूछा है, अगर आपको एक्स पे पॉइंट पूछा है ना, कहाँ पूछा पॉइंट एक्स पे, तो इतना आपको समझ आ गया होगा, अगर एक्स पे पॉइंट है तो वाई क्या होगा 0 होगा, एक्स पे पॉइंट का मतलब एक्स पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो वाई क्या होगा 0 होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो चॉइस में देख लो पहले कौन सा पॉइंट नहीं होगा आंसर में,
तो y में अच्छा सभी y0 है, सभी में y0 है। अच्छा अच्छा, बोला द नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, सभी में x सभी y0, यहाँ भी y0, यहाँ भी y0, यहाँ y0, सब में y0, चारों ही पॉइंट x पे दिए हैं आपको, ठीक है। तो आपको इसमें काटने वाला ऑप्शन नहीं है, चारों ही पॉइंट के बारे में सोचना पड़ेगा कि द पॉइंट ऑन x विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट -4 -5 -4 कहाँ होगा, पहले वो समझते हैं। तो डायग्राम को फिर से बनाना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा -4 -5 कहाँ होगा। तो देखो ध्यान से, ये मैंने बनाया x एक्सिस, ये बनाया मैंने y एक्सिस, ठीक है। -4 और क्या है -5 कहाँ होगा, थर्ड में होगा, -1 -2 -3 -4, और यहाँ के नीचे -5 होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट है -4 -5, ठीक है। ये पॉइंट है -4 -5 थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तक अब आपको देखना है कि यहाँ से नियरेस्ट पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो नियरेस्ट पॉइंट ऑन x समझ आ गया आपको। अगर आपको ग्राफ समझ में जो ड्रॉ किया मैंने समझ में आ गया ना, x और y है, x है और ये y है, और पॉइंट प्लॉट कर दिया मैंने, -4/5 से आपको x एक्सिस का नियरेस्ट पॉइंट ढूंढना है। तो नियरेस्ट पॉइंट मतलब यहाँ से डालोगे x पे परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर डालने पे पॉइंट कौन सा आएगा, यानी कि आप लगाओगे फॉर्मूला लगाओगे फाइंडिंग डिस्टेंस, नहीं, आपको डालना है परपेंडिकुलर। तो नियरेस्ट पॉइंट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना आपका हो गया -4 -5, ये कितना होगा, ये हो गया 4। क्यों 4 होगा, ये नहीं 4 नहीं, ये 5 होगा, सॉरी ये 5 होगा, लेंथ होगा 5। ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा -4,0, हाइट आपका हो गया 5, ठीक है। और ये विड्थ हो गया आपका 4, क्योंकि x में -4 है तो पीछे है, तो x में 4 y में 5, तो होता है पॉइंट -4 -5। तो ये पॉइंट क्या हुआ x के ऊपर, तो x के ऊपर पॉइंट हो गया -4,0, क्या हुआ पॉइंट -4,0, ये आपका पॉइंट हुआ। चेक कर लो चॉइस में कहीं दिया हुआ है -4,0, बी चॉइस आपका दिया हुआ है, दैट इज द नियरेस्ट पॉइंट, ठीक है, ऑन x एक्सिस। अगर पूछा होता है नियरेस्ट पॉइंट ऑन y एक्सिस तो क्या होता, तो नियरेस्ट पॉइंट ऑन y का मतलब y पे डालते परपेंडिकुलर यहाँ से, ठीक है ना। तो y पे डालोगे परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट क्या आएगा y में, तो y में ये पॉइंट क्या है, x में 0 y में -5, 0 और -5 होता है किसके लिए, y के लिए, ठीक है। अगर पूछा होता नियरेस्ट पॉइंट ऑन y एक्सिस तो क्या होता है 0 और -5, x पूछा है मतलब परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या होगा -4,0। कहीं पे डाउट रह गया है तो आप इस टॉपिक को फिर से करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा चॉइस में तो आपका यही चॉइस होगा नहीं, ऐसे ही सब चॉइस कर गया आपका, ठीक है। नियरेस्ट पॉइंट ये नहीं होगा, आप मत सोचना कि 0,0 होगा, नियरेस्ट पॉइंट दूर हो गया तो आपका हो गया हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, हाइपोटेनस। तो नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है, हमेशा होता है परपेंडिकुलर, कहीं भी जाना है लाइन पे जाना है, तो मान लो कोई रोड है, ठीक है, रोड है, यहाँ पे कोई रोड है, आप यहाँ खड़े हो, आपको शॉर्ट में जाना है, कम से कम टाइम में जाना है, तो आप ऐसे जाओगे, सीधे जाओगे, ना कि ऐसे, ऐसे तो लंबा हो गया, ठीक है। क्लियर पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, मिडिल मोस्ट का मतलब होता है मीडियन, क्या होता है मीडियन, मीडियन सीधा आंसर मीडियन। मीन मतलब होता है एवरेज, मीन होता है एवरेज, और मोड होता है क्या, मैक्सिमम जो डाटा होता है उसे कहते हैं मोड, ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले कहते हैं मोड। रेंज क्या होता है, लोएस्ट और हाईएस्ट का गैप, डिफरेंस को कहते हैं मोड। तो मोस्ट मिडिल मोस्ट मतलब क्या होता है, बीच वाला वैल्यू, जो आप करते हो अरेंज करते हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अरेंज करके जो बीच वाला वैल्यू होता है उसे कहते हैं मिडिल मोस्ट, दैट इज कॉल्ड मीडियन। तो इसका आंसर क्या था आपका, इसका आंसर था मीडियन, चॉइस ए, ठीक है। तो बस 2-3 क्वेश्चन और रह गए, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 17, ठीक है ना, 17। A point on x axis divides the line segment joining point this and this in ratio 1:2। दो पॉइंट आपको दिया हुआ है, ज्वाइन कर देते हैं दो पॉइंट को, क्या पॉइंट दिया है 2 and -3, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और क्या दिया 5 और 6, एक पॉइंट है जो डिवाइड करता है किस रेशियो 1:2, यहाँ मान लिया ये पॉइंट मान लिया P, ये मान लिया A, ये मान लिया B, 1:2 में रेशियो में डिवाइड करता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अगर x निकालना है, देखो आप यहाँ पे ध्यान से, सभी का x अलग अलग है ना, x अलग है, बस x निकाल लो। क्या फॉर्मूला होता है, इसका मल्टीप्लाई, जो इसका m है वो इसका x को पकड़ लेगा, और इसका n इसका x पकड़ लेगा। मतलब दो लड़कियों के बीच लड़ाई हो रही है, ठीक है ना, एक ने उसका माथा पकड़ लिया, दूसरे ने उसका माथा पकड़ लिया, ठीक है ना। तो क्या करना है, पहला वाला उसका x पकड़ लेगा, दूसरा वाला इसका x पकड़ लेगा, तो क्या आ गया एक्स वैल्यू 1 × में 5 + 2 × में 2 डिवाइड बाई 1 + 2, कितना आ गया 5 + 4/3 9/3, दैट इज 3। आपको बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, 4 चॉइस में से एक ही चॉइस में 3 दिया हो, चॉइस सी आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगर y निकाला तो y निकाल दिखाता हूं मैं, y इसका 0 ही आएगा क्योंकि x का चॉइस एक ही में 3 दिया था, ठीक है। y निकालते हैं, क्या आएगा 1 × 6, 1 × में 6, प्लस में क्या आएगा 2 × -3, 2 × -3, देख लो कितना आ गया 1 + 2,
कितना जीरो आपका हो गया था, 6 माइनस 6 जीरो। तो वाई निकालने का जरूरत नहीं था, यही टाइम बचाना है आपको, सीखना है टाइम कैसे बचाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ, क्या आंसर हो गया, सी का आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल डेक अ प्लेइंग कार्ड। अच्छा, प्लेइंग कार्ड आपको नहीं पता है, प्लेइंग कार्ड में क्या होते हैं, 4 सूट्स होते हैं, 4 सूट्स होते हैं, और हर एक सूट्स में 13 कार्ड होते हैं। क्या क्या होता है, डायमंड, ठीक है, यहाँ दिखाता हूँ मैं, एक होता है आपका ऐसा शेप, इसे कहते हैं डायमंड, 13 कार्ड इसके होते हैं। फिर आपका होता है हार्ट शेप, आप बताइएगा आपको 13 कार्ड इसके होते हैं। फिर आपका होता है इस टाइप का ना, ठीक है, स्पेड होता है इस तरीके से 13, और क्लब होता है आपका ना क्लब, तो क्लब वाला इस तरीके से, ये ऐसे ट्री की तरह होता है क्लब वाला, ठीक है, ट्री की तरह होता है इस तरीके से 3, ठीक है। तो ये क्लब, तो ये 4 जो टाइप आपके हैं सभी के 13 कार्ड्स होते हैं, 13 सभी के होते हैं, और सभी में क्या होता है, 3 कार्ड होते हैं फेस कार्ड। सभी में क्या होता है, 3 कार्ड होते हैं फेस कार्ड। 3 कार्ड अगर फेस कार्ड है तो फेस कार्ड इसमें भी 3 है फेस कार्ड। तो फेस कार्ड जो 3 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं समझना। जैसे आपका ये डायमंड है, ये आपका क्या है, हार्ट है, ये क्या आपका है, क्लब है, ये क्या आपका है, ये क्या स्पीड है, स्पीड है, ये आपका क्लब है। तो सभी जो 4 टाइप के कार्ड है सभी में फेस कार्ड होंगे। एक फेस कार्ड आपका जैक होता है, एक आपका किंग होता है, एक आपका क्वीन होता है। तो जैक, किंग, क्वीन इसे कहते हैं फेस कार्ड। तो कितने हो गए टोटल, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, तो टोटल 12 हो गए फेस कार्ड 12। अगर आपको दिया होता रेड फेस कार्ड तो रेड होंगे 6 और 6 होंगे ब्लैक। यहाँ क्या बोला, गेटिंग रेड, अच्छा गेटिंग रेड ही बोला है, रेड फेस कार्ड, ठीक है। तो गेटिंग रेड फेस कार्ड कितने हो गए, 6 हो गए। कितने कार्ड होते हैं टोटल, 52। तो 6 होगा ऊपर जो चाहिए आपको, और 52 होगा आपका नीचे। इसलिए मैं आपको क्या बोला मैंने, टोटल फेस कार्ड होते हैं 12, 3 3 3 सभी के हैं, लेकिन आपको बोला क्या है, बोला है रेड फेस कार्ड। तो रेड रेड मतलब क्या, सिर्फ 6 वाले, 3 ये डायमंड के, 3 हार्ट के, तो 6 रेड फेस कार्ड है, ठीक है। तो टोटल फेस कार्ड हो गए 12, उस 12 में से रेड फेस कार्ड हो गए 6। तो आपका क्या करना है, रेड फेस कार्ड हो गया 6, एंड जो वेल सफल प्लेइंग कार्ड से कितने होते हैं, 52। तो ऊपर में 6 और नीचे 52, ये 52 हो गया ना आपका, तो 52, तो 6/52, 6/52 आपका आंसर हो गया। कोई चॉइस दिया हुआ है तो काटना पड़ेगा, हाँ 3 2 जा नहीं 3 से कटेगा, 2 से 2 3 6 एंड 2 26 जा 52, तो 2/26 ये आपका आ गया, 2 3 जा 6, 2 3 6 एंड 2 26 है ना, तो 3/26 आपका आंसर हो गया। 3/26 ध्यान देना, 3/26 आंसर है, आंसर डी, आंसर इसका डी हो गया। मतलब आपको सिंप्लीफाई भी करना आना चाहिए, काटना आना चाहिए। सही काटा मैंने, देखो चेक करो, 6/2 3 या 6, 2 2 या 4, तो सही है, 3/26 करना सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्टली क्या आपका रह गया, आपका रह गया है बस 2 क्वेश्चन। कौन सा रह गया, तो ये 2 रह गए आपके असर्शन रीजन। तो खत्म करते हैं इसको लास्टली 10th। चलिए, तो फाइनली हम लोग लास्ट सेक्शन में पहुंच गए हैं, जो हमारा है असर्शन रीजन। और असर्शन रीजन जो टाइप है, यहाँ पे इवन टॉपर्स स्टूडेंट भी गलती करके आते हैं, और यहीं पे आपके 1-2 नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से करना है आपको, और अपना लॉजिक आप बिल्कुल परफेक्ट रखोगे तभी आप करोगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आपको, ठीक है। तो पहले आप समझ लो कि इसमें आंसर कैसे करते हैं ABCD, और आंसर का जो पैटर्न है यही रहेगा। आप एग्जाम में इतना समझने की कोशिश नहीं करोगे कि क्या होगा ए क्या होगा बी, आप पहले समझ लो कि ABCD कब टिक करना है आपको, कब बोलना है ए कब बोलना है बी। अगर असर्शन और रीजन, तो ध्यान से क्या बोलना है, बोथ assertion and reason, क्या लिखा, both assertion and reason are true, दोनों ही ट्रू है। assertion और reason मतलब पहला स्टेटमेंट दूसरा दोनों ही ट्रू है, ठीक है। एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है रीजन वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड वाला नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, अगर करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है, तो आंसर बी लिखोगे। मतलब अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब आंसर ए या बी होगा। ए कब होगा, जब आपका रीजन एक्सप्लेन सही से करता है, और बी कब होगा, जब रीजन एक्सप्लेन सही से नहीं करता है, ठीक है। सी और डी कब होगा, ए अगर ट्रू है और आर फॉल्स है तो सी बोलेंगे, ए ट्रू है और आर फॉल्स है, जैसे ए ट्रू है तो ए ट्रू है और आर फॉल्स है, क्या बोलते हैं सी, और ए फॉल्स है और आर ट्रू है तो क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं डी, ठीक है ना। तो आप पहले समझो कि जो 2 स्टेटमेंट है वो दोनों ट्रू है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन, HCF हमारी 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का HCF ऑलवेज 2 होता है, क्या इसमें कोई शक वाली बात है। 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, तो अगर मान लो एक लिया 2n, एक लिया 2n, तो दूसरा क्या होगा 2n
2 इवन नंबर है, 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, तो एक लिया 2n, दूसरा क्या आएगा 2n+2। अगर आप देखोगे 2n+2 को, तो 2 इंटू में n पहले वाले में है और 2 इंटू n+2 दूसरे n+1 दूसरे वाले में है, तो दोनों में ही क्या है, कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन 2 है। हाईएस्ट कॉमन क्या है, 2 है, क्योंकि n और n+1 दे आर डिफरेंट नंबर्स। n से एक बड़ा 6 से 7 हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो n+1 आर 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो कुछ भी कॉमन नहीं आता उनके अंदर, तो कॉमन क्या, हाईएस्ट कॉमन 2 हुआ। ये बात तो ठीक है कि 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है, तो उसका कंसेक्यूटिव लगातार, जैसे 4 लिया और 6 लिया, मतलब 4 ले लो 6 ले लो, ठीक है। दिख रहा है कि 2 इंटू 2 है, तो ये 2 इंटू 3 है, हाईएस्ट कॉमन क्या है 2, ठीक है, जो मैंने दिखाया यहाँ पे मैथमेटिकली थ्रू फॉर्मूला 2 है नॉट 12% लिख दिखाया मैंने, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन 2 है, दैट इज करेक्ट। सेकंड पार्ट, अच्छा अगर ए करेक्ट है, सेकंड पार्ट का इवन नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ये भी सही है। इवन है, नेचुरल नंबर है, तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा, ये भी सही है। तो ए भी सही है, बी भी सही है, मतलब ए आर दोनों सही है। अब क्या ए आर दोनों सही है, इसका मतलब आंसर तो या तो ए होगा या बी होगा, इतना समझ आ गया, या तो ए होगा या फिर बी होगा। और ध्यान से सुन पाओ, ए बी में कौन सा होगा, ए बी में से कौन सा होगा, सोचो जरा एक बार। क्या आर सही एक्सप्रेशन है असर्शन का? इवन नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, HCF2 होगा। अगर कोई इवन नंबर है, डिविजिबल बाय 2 है, नेचुरल नंबर है, डिविजिबल बाय 2 है, इवन नंबर, तो क्या बोलूंगा HCF2 है उसका? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो आप ध्यान से, 20 ले लिया, 30 ले लिया, 20 और 30 दोनों ही 2 से डिविजिबल है कि नहीं? 20 एंड 30 बोथ आर डिविजिबल बाय 2। यहाँ देखो ध्यान से, 20 लिया मैंने एक नंबर, देखो यहाँ पे लिखा है 20 लिया और 30 लिया, ठीक है। 20 भी डिविजिबल 2 से, ये भी डिविजिबल, पर दोनों का HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो 20 का मतलब क्या, 10 इंटू में 2, 30 मतलब क्या, 10 इंटू में 3, दोनों ही 2 से डिविजिबल है, बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 10 है इसका। हाईएस्ट कॉमन क्या 10 है, क्योंकि 10 दोनों में है कॉमन, 10 टू 2। दैट मीन सिंपली 2 से डिविजिबल होने का मतलब ये नहीं कि उसका HCF 2 हो जाएगा। HCF 2 तब होता है जब हाईएस्ट डिविजिबल फैक्टर 2, जिस नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसका हाईएस्ट वैल्यू अगर दोनों में ही 2 है, तब बोलते हैं HCF 2 है। सिंपली 2 से डिविजिबल का मतलब ये नहीं कि उसका HCF 2 होगा। तो इसका आंसर आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया बी। तो इसका आंसर बी था, नॉट ई, ठीक है। लगता है कि ए होगा, बट बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। कि रीजन जो एक्सप्लेन किया जा रहा है HCF 2 वो करेक्ट नहीं है। लास्टली फाइनली हम लोग पहुंच गए 20 क्वेश्चन पे और वीडियो खत्म होने वाला है। मैंने पहले बताया था, अगर आपको समझ में आया है वीडियो तो आप जरूर इसको लाइक करना और अपने कमेंट्स जरूर डालना कि किस तरीके से मैं इसको अगले वीडियो में इंप्रूव कर पाऊँ, सो दैट आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो। पर्पस ये है कि आपके स्पीड को बढ़ाना, आपको प्रॉपर रिवाइज कराना, आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट बताना प्रॉब्लम्स के थ्रू, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, और असम्पशन और रीजन क्या लिखा है, पहले रीजन का लिखा था, लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग थीटा एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज दिस। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है, अगर आर्क, इसे कहते हैं आर्क, ये जो ब्लू वाला पार्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ ये आर्क है आपका, ठीक है। इसका जो लेंथ होता है ना एल, वो डिपेंड थीटा पे क्या होता है, एल इक्वल टू एल होता है आपका थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर। उसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो आप, घबराओ मत, सिंप्लीफाई कर दो। तो 2 से कर दिया डिवाइड, तो 2 18 या 36 180 आ गया। तो कितना आ गया आपका, क्या आ गया वैल्यू, एल की वैल्यू आ गई, एल इक्वल टू कितना आ गया, पाई आर थीटा, वही लिखा ना पाई आर थीटा, पाई इंटू आर इंटू में थीटा डिवाइड बाई 180, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ पाई आर थीटा बाई 180। तो रीजन तो ठीक है, ये सही ट्रू है, आर ट्रू। ए क्या ट्रू है, चेक करते हैं ए क्या है। ए में क्या बोला इन्होंने, सेक्टर, रेडियस ऑफ द सेक्टर, ध्यान से देखो, रेडियस ऑफ द सेक्टर पर सर्कल इज रिड्यूस टू हाफ, रेडियस हाफ कर दिया। एंगल इज डबल्ड, एंगल डबल कर दिया। पूछा है पेरीमीटर पे क्या इफेक्ट होगा, सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, बोला सेम रहेगा। जानना है ट्रू की फॉल्स। क्या किया है, रेडियस को डबल हाफ कर दिया और एंगल को डबल कर दिया। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पे क्या होगा, तो ध्यान से क्या होता है, ये रहा आपका सेक्टर ये वाला है, ठीक है, सेक्टर कहते हैं हम लोग। इस सेक्टर का जो पेरीमीटर है ना, वो सिर्फ आपका, अगर देखा जाए ध्यान से तो फॉर्मूला दिखाता हूँ, या फिर से दिखाता हूँ। सेक्टर को अगर ड्रॉ करते हैं ध्यान से, वो सेक्टर, ये सेक्टर हुआ। सेक्टर मतलब क्या होता है, सर्कल को कट करते हैं, ठीक है, ये हुआ सेक्टर आपका। सेगमेंट अलग चीज है, सेगमेंट ये होता है,
अगर ये सर्कल ड्रॉ किया, ऐसे कट किया, तो ये हो गया 2 सेगमेंट, एक छोटा वाला, एक हो गया बड़ा वाला, दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट अलग चीज है। सेक्टर में क्या होगा, एंगल होगा थीटा, और आर्क लेंथ होगा आपका, आर होगा। तो इसका अगर आप निकालोगे ना पेरीमीटर, तो पेरीमीटर जो इसका होगा दैट इज बेसिकली आर और आर, ये 2r हो गया, प्लस में ये लेंथ आर्क लेंथ एल। और एल का मतलब क्या है, एल का मतलब है पाई आर बाई क्या है, पाई आर थीटा बाई पाई आर थीटा बाई 180। तो ध्यान से क्या है, आपने आर को हाफ किया, आप आर का किया, आर को रेडियस को क्या किया, हाफ किया है ना, रिड्यूस टू हाफ, और एंगल को डबल कर दिया। क्या किया, रेडियस को हाफ कर दिया, एंगल को डबल कर दिया, है ना। रेडियस को हाफ करोगे, एंगल को डबल करोगे, तो आर थीटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आर और थीटा सेम रह जाएगा। आर को कर दिया आपने हाफ, आर बाई 2, एंगल कर दिया डबल, 2 थीटा कर दिया, तो अल्टीमेटली ये पार्ट तो सेम रह जाएगा। सेकेंड पार्ट, लेंथ ऑफ आर्क सेम रह जाएगा, बट पेरीमीटर का मतलब ये नहीं लेंथ ऑफ आर्क, पेरीमीटर में आपका रेडियस भी तो आता है ना, और वो आपने हाफ कर दिया, तो उसकी वजह से इफेक्ट हो जाएगा। ये समझ में आया। अगर लेंथ ऑफ आर्क की बात होती तो उस पर इफेक्ट नहीं होता, वो सेम रहता। बट पेरीमीटर का मतलब सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क नहीं, आपका ये आर और आर भी इन्वॉल्व है, और आपने आर को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो ये वैल्यू तो आधी हो जाएगी पहले की, ये वैल्यू पहले की हाफ हो जाएगी। लेंथ ऑफ आर्क सेम रहेगा, बट पेरीमीटर सेम नहीं रहेगा, मतलब ए आपका फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है, और आर क्या है, ट्रू है। तो ए फॉल्स है, आर ट्रू है, सीधा आपका क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया डी। तो इसका आंसर आपका डी हो गया, ठीक है ना। तो जो 19 का था, 19 का आंसर तो बी था, बी था, लेकिन 20 का आंसर क्या है, 20 का आंसर है डी। तो ये दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, और आपको ऐसे क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एमसीक्यू किसी दूसरे सेट के साथ। बाय बाय।